हो गया लॉई हो गया अपन। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। बेटा ये लगा दे खिड़की, ये खिड़की लगा दे। गर्मी लग रही क्या? सच बताओ। ठीक है, ऐसे ही चलवा देते हैं, ये बुला के लब। हम लोग सीड साइंस पढ़ रहे थे और कहां तक पहुंच गए थे? बीज संतति पढ़ लिया, बीज के प्रकार पढ़ लिए, कायदे भी पढ़ लिए। अच्छा मुझे बताओ, एनएसए नेशनल सीड एक्ट कब बना? 1966 में। सीड रूल्स कब बने? 68 में। सीड पॉलिसी बीज नीति कब बनी? 2002 में। और उसका बिल कब आया? राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? मार्च 1978। है ना? तो ये सारी चीजें याद रखना, टेस्ट में भी दूंगा मैं। चलो, अब आगे अपन पढ़ेंगे बीज भंडारण। क्या पढ़ेंगे? बीज भंडारण को हम इंग्लिश में लिखेंगे सीड स्टोरेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो, बीज अपन ने बना तो लिया, बहुत अच्छा बीज रख लिया अपन ने बना के, और वो बनाने के बाद खराब हो गया, तो ये नुकसान ज्यादा बड़ा माना जाता है ना? कभी भी ध्यान रखना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कटाई के बाद जो नुकसान है ना, वो ज्यादा नुकसान हो। फसल की बुआई करी और नष्ट हो गई तो कम नुकसान हुआ, पर अगर उसकी कटाई कर ली, इसका मतलब 4 महीने टाइम भी, पैसा भी और मेहनत भी, तीनों चीजें अपन ने दी, उसके बाद फसल बर्बाद हो गए। तो बीजों का भंडारण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीजों का उत्पादन महत्वपूर्ण है। भंडारण में बहुत सारी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जितने भी भंडारण सामग्री है उसको हम कहा कहते हैं डनेज। बीजों के भंडारण में प्रयोग होने वाली वस्तु एक साथ क्या कहलाती है बेटा? डनेज। ठीक है। अब डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। पहली बात तो ये है कि जब कोई पढ़ा रहा हो ना बेटा, तो बात नहीं करना चाहिए, है ना? करना चाहिए क्या? और अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो क्या चाहते हैं? बात मत करो यार, अच्छा लगता है क्या? एक तो तू लेट आया क्लास में, दूसरा बिना पूछे ही घुस गया सीधे, तीसरा तू डिस्टर्ब कर रहा है। ये तीन बात अगर मैं उधर बता दूंगा ना मेन ऑफिस में, है ना, तो ऐसे नहीं करना कभी भी। बीजों का भंडारण हम करते हैं वेयर हाउस में। कहाँ करते हैं? वेयर हाउस में करते हैं। वेयर हाउस का मतलब होता है बड़े बड़े गोडाउन्स, है ना, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। अब जब भी हम बीजों का भंडारण करते हैं तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि भंडारण हमेशा जमीन से ऊपर होना चाहिए, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो बीजों के भंडारण के लिए कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंची, वैसे तो बेंच लगाना चाहिए, पर कुछ लोग परमानेंट पत्थर की संरचनाएं भी बनाते। दूसरी बात, इन दीवारों से इनकी दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ताकि जितने भी कीट अंडे दे वो सब कहाँ देते हैं? दीवारों की दरारों के अंदर दे देते हैं ना। जमीन पे अगर भंडारित करेंगे, दीवारों के सहारे करेंगे, तो फफूंद लगने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। दूसरी बात के चूहे भी जमीन पे ज्यादा डैमेज करते हैं, जब थोड़ा हाइट पे रखते हैं तो वो नीचे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, है ना? अगर बीच बीच में अपन बोरियां रख देंगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो हमेशा ध्यान रखना, जमीन से कितनी ऊंचाई रहना चाहिए और दीवार से कितनी दूरी रहना चाहिए? 10 सेंटीमीटर कम से कम। अब ऐसा प्रश्न आता है कि बीजों का जब हम भंडारण करते हैं तो कौन सा कीट जो है वो सर्वाधिक हानिकारक होता है? कौन सा है बताओ? भंडारण का सर्वाधिक हानिकारक कीट कौन सा है? कौन है? खपरा भ्रंग। खपरा भ्रंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया, है ना? अब ये खपरा भ्रंग एक ऐसा कीट है जो बहुत कम नमी पर भी फसलों को डैमेज कर सकता है ना? तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है? सेल्फॉस। सेल्फॉस का असली नाम क्या है? एल्यूमिनम फॉस्फेट। क्या है बेटा? एल्यूमिनम फॉस्फेट। ये किस प्रकार का रसायन है? इसको धूम्रकनाशी कहा जाता है। धूम्रकनाशी का क्या मतलब हुआ?
है? ये जो सेल्फोस एक बहुत जहरीली गैस बनाता है जिसका नाम है फॉस्फीन, और ये जब कीटों के श्वसन तंत्र पे जाकर असर करती है तो कीटों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे रसायन जो श्वसन तंत्र पर ही असर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? धूम्रकनाश। मतलब इनको खाने की जरूरत। ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड चूहा के नियंत्रण में प्रयोग होता है। एक बिल में 2 से 3 गोलियां डालो, बंद कर दो। अब अपन क्या सोचते हैं, चूहा खाएगा उसको? नहीं खाएगा, पर जहर बनेगी, चूहा जब सांस लेगा तो एक ही बार में निपट। अब कुछ लोग अपने आप को खपरा भृंग समझते हैं। इसकी जगह मिथाइल ब्रोमाइड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? तो भंडारण के कीटों के लिए एक तो सेल्फोस यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम भी लिख सकते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है इसकी मात्रा अपन लेते हैं 2 से 3 टैबलेट प्रति टन अनाज। कितनी गोली लेंगे? 2 से 3 गोलियों के रूप में ही आता है प्रति टन अनाज। 1 टन अनाज में कितना आता है? 1000 किलो या 10 क्विंटल। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलो या 10 क्विंटल। याद रहेगा, भूल जाओगे? वेरी गुड। मिथाइल ब्रोमाइड कितना लेंगे? 3 से 5 ml। पर यहाँ टन नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन? प्रति क्विंटल। अगर टन लिखना हो तो फिर क्या लिखेंगे? 30 से 50 ml प्रति टन। ठीक है। अब भंडारण के समय आपको ध्यान रखना है कि तापमान बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो भंडारण में तापमान सामान्य रूप से 10 से 45 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अलग अलग चीजों के लिए अलग तापमान है। जैसे आलू के भंडारण के लिए 1.5 से 3.5, ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। आलू के भंडारण का लिखा कोल्ड स्टोरेज में तापमान फ्रिज के बराबर रहता है, ऐसा याद रख लेना। है ना? कितना रहता है? लगभग 1 से 3.5 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा, प्याज का भंडारण सामान्य ताप पर करना पड़ता है। इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते, तो इसको कहाँ रखते हैं अपन? रूम टेम्परेचर। मतलब 20 डिग्री से नीचे नहीं होने देना है ना? तापमान 20 के नीचे कभी भी प्याज में नहीं। इसलिए तो ऐसे कमरों में फैला देते हैं, हवा करते हैं, सब करते हैं, पर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते हैं, है ना? डैमेज हो जाता है। अब तापमान 10 से कम होगा तो भी भंडारण क्षमता नष्ट होगी। बीजों में जो वो भाई साहब है, क्या नाम है उनका? भ्रूण, वो मर जाएगा। 45 से ज्यादा हुआ तो भी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो जाएगी। नमी एक बहुत विशिष्ट अवयव है। सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना पड़ता है? नमी में। अब नमी एक तो दाने में और एक सापेक्षिक आर्द्रता। तो सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 70% सभी कृषि कार्यों की अच्छी है। भंडारण के लिए भी इतनी होना चाहिए, है ना? दानों में नमी की अगर हम बात करें तो अनाज के लिए अलग उत्तर आएगा, दलहन के लिए अलग उत्तर आएगा, तिलहन के लिए अलग उत्तर आएगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि अनाजों का भंडारण कितनी नमी पर करना चाहिए? 10 से 12% नमी पर करना चाहिए। पर अलग से कोई पूछे गेहूं का 12%, धान का 14%, ये अलग से याद करना है दोनों। गेहूं का भंडारण कितनी नमी पे करते हैं? 12 पे। धान का कितने पे करते हैं? 14। दलहनी फसलों का 8 से 10। है ना? कुछ कुछ लोग मसाले भी इसी में ऐड कर देते हैं कि मसालों के लिए भी कितनी नमी? 8 से 10। तिलहनों का 6 से 8। पर मूंगफली एक विशेष अलग से केस आ जाएगा अपने पास कि मूंगफली का भंडारण कितने डिग्री नमी पर करना चाहिए, कितने प्रतिशत? तो इसमें भी पॉड पॉड किसको कहेंगे अपन? फलियों का 9% से कम। और दानों के लिए 5% से भी कम। अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? है ना? एक कवक आती है जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस। देखो दो, एक कॉलर रोट होता है मूंगफली में एस्परजिलस नाइजर से, है ना? एक फ्लेवर खराब करने वाली, स्वाद खराब करने वाली कवक है, उसका नाम क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस। तो ऐसे याद करोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। जो फ्लेवर खराब करे वही क्या है? फ्लेवर्स। तो जब अपन ज्यादा नमी पे मूंगफली को भंडारित कर देते हैं तो एस्परजिलस फ्लेवर्स बनती है।
फिर ये अफ्लाटॉक्सिन बनाती है और वो मूंगफली दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मूंगफली बन जाती है ना। आधा किलो खाने के बाद एक भी दाना आ जाए तो नाक में से धुआं निकलता है। खाई तुमने कभी कड़वी? किसकी वजह से रहती है? एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, बस इतना ही और क्या। और ये बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ है, वो दाना शर्त लगा के भी नहीं खाना है कभी। है ना, कई बच्चे के लिए मैं तेरे को 4 कड़वे दाने दूं, 100 रुपए दूंगा, पता चले 10,000 लग गए, तो ऐसा कभी होने नहीं देना। तो भंडारण में इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी चीजें, इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि अगर नमी 1% कम कर दी जाए तो बीजों की भंडारण क्षमता दोगुनी हो जाती है। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर दिया जाए तो भंडारण क्षमता दोगुनी हो जाती है। पर ऐसा कुछ होता जाता? मैं तो जीरो कर दूं नमी, सूखा सूखा भेरू बना दूं बीज को, ऐसा थोड़ी होता है। पर ये पुरानी किताबों में सिस्टम था कि नमी कम करो, डबल बीज बच जाएगा। लिखो इसको। मूंगफली बहुत खाई मतलब तुमने? हम्म। खास करके कड़वी वाली। पर ताजी मूंगफली में कड़वाहट नहीं आती कभी भी, है ना? देखा तुमने ऐसा? ना, उसमें सब कवक कवक सब मिलेगी तुमको, पर कड़वाहट नहीं मिलेगी। सर क्लास का कोर्स कब पूरा होगा? हो जाएगा भाई आराम से। ये एक बड़ा खतरनाक सवाल है जो हर लेक्चर में पूछते हैं बच्चे मुझसे, जबकि उनको सब बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर है, कितने दिन चलेंगे, कितना बड़ा कोर्स है। इच्छा होती है जानने की। जैसे लोग पंडित जी को हाथ दिखाते हैं कि मेरा ब्याह कब होगा, नौकरी कब लगेगी। जब दोनों काम हो जाते तब समझ में आता है कि नहीं लगना थी। ब्याह भी नहीं होना था। मैं कभी कभी कहता हूँ ना, ब्याह नहीं करना, बोले सर शुभ शुभ बोलो। बोलो बताओ यार, कितने खतरनाक लोग हैं। बीज विज्ञान बहुत बड़ा है। जब मैंने बीएससी करी तो फर्स्ट ईयर में बीज विज्ञान था, फोर्थ ईयर में बीज विज्ञान था, दोनों मिला 420 पेज से भी ज्यादा नोट्स खाली बीज विज्ञान के थे। हमको एक मैडम पढ़ाने आती है दूसरे कॉलेज से, डॉक्टर शीला वर्मा मैडम। उनका इतना बड़ा रिसर्च है कि सीड पे, इंटरनेशनल साइंटिस्ट कुंदन सिंह, दोनों का इतना रिसर्च है, भेरू बना दिया उन्होंने पढ़ा पढ़ा के। वो सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे एक एक क्लास लेती थी। हफ्ते में एक ही बार आती थी और एक ही क्लास ऐसी लंबी, समोसे वहीं बुलवाओ, बोले जाओ समोसे ले आओ मेरी तरफ से, 5 मिनट का ब्रेक लो, सब घूम फिर के वापस आओ, अटेंडेंस लगेगी वापस। अरे जानलेवा। मेरे पास 40-50 बच्चे हो तो ऐसा कर सकता हूँ मैं। 3-4 हजार बच्चे संभालना बहुत मुश्किल काम है। अलग अलग जगह क्लासरूम से अपने बहुत सारे। हम भी सुबह से फुर्सत थोड़ी रहते शाम तक, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी पेपर बना रहे हैं। हैं? फतेह सागर जा रहे हैं, पिछोला जा रहे हैं, रघुनाथपुरा जा रहे हैं। अच्छा सुपरवाइजर बन जाओ, मैं कह रहा हूँ, फायदे में रहोगे। सबसे ज्यादा सुखी एग्रीकल्चर वाले हैं। बाकी कहीं उधर एलडीसी वगैरह लग जाओगे ना, 2-3 कलर आएंगे बॉडी में अलग अलग जगह।
हालत खराब रहती है उनकी। वो करते भी कुछ नहीं, जिम्मेदारी भी उनकी रहती है। चलो चले आगे। इतना लिख लिया तुमने? थोड़ा और लिखो। और कौन से होते हैं भंडारण के कीट, पढ़े क्या तुमने? 11th 12th में आते हैं क्या? राइजोपर्था, डोमिनिका, है? हाँ, ओडेंटोटर्मस ओविसेस भंडारण का कीट। दिमाग है होता। राइस वेवेल, है ना? ये दो ज्यादा पूछते हैं, एक वो पल्स बीटल। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कंपटीशन में कितना ठहरना चाहते हो। जब भी आदमी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, अब तुम रॉयल से पढ़ो, रॉयल से तो वैसे ही 4-5 हजार बच्चे पढ़े, सबके पास सेम मैटर है, सब घोट देंगे। इसके अलावा तुमने क्या किया जिंदगी में, वो मायने रखता। कई तो इसमें से ही नहीं याद करते। इंपॉर्टेंट लगा दो सर, फिर वो इंपॉर्टेंट ही लगवाते रह जाते हैं। एक ही तो नौकरी चाहिए, आखिरी मौका है, भिड़ जाओ। नहीं तो जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं है फिर। और तुम्हारी उम्र मेरे हिसाब से तो हो चुकी है अब, आगे बढ़ने के जीवन में। जवान बेटा बेरोजगार दिखे, बाप को खाना ही नहीं भाता है। फिर मैं इमोशनल कर दूंगा, रोओगे ढुसुक ढुसुक। कोई पूछ लेता ना आपका बालक क्या करता है, पहले जब सांप लौट जाता है एक झटके में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती। 18-20 साल का बालक बोले पढ़ रहा है अभी, 22-25 का है बोले अभी भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, सुपरवाइजर बनेगा। पर 2-3 अटेम्प्ट होने के बाद फिर खुद को डाउट होने लग जाता है ना यार। और एक बाप को अपने बेटे पे डाउट हो जाए काबिलियत पे, बड़ी बात है। प्राउड करने के लिए एक ही तो चीज है कि मेरा छोरा है, लड़का होने पटाखे फोड़ते हैं घर वाले, पार्टी दे देते हैं, लोगों को जिमा देते हैं 1000-2000, छोरा हुआ है। क्योंकि उनको भरोसा रहता है कि हाँ मेरा नाम रोशन है, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। फिर बाद में जब उनको असलियत का पता चलता है। चले आगे। फिर ज्यादा इमोशनल हो जाओगे तुम, क्या तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अच्छा, दो प्रजाति अभी वर्तमान में पाई जा रही है। एक वो लोग जो ओवर सेंसिटिव है, जिनको थोड़ा सा मोटिवेट करो वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं, घर जाके सोचने लग जाए, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। दूसरी प्रजाति है ढीठ, जिनके पापा गालियां देते रहते हैं, वो 2-4 रोटी ज्यादा खाते हैं। वो क्या कि भाई ये तो बाप का आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद पूरी उम्र चाहते हैं, 40-45 तक चलता रहे। चले आगे। मैं तुम भला बुरा कहता हूँ, तुमको बुरा नहीं लगता है? लगे तो पढ़ लेना, नहीं लगे तो पढ़ लेना। चलो आगे चले। भाई साहब लिखा आपने? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे परीक्षण भार। क्या पढ़ेंगे बेटा? देखो दो चीजें यहां पर आती है, एक परीक्षण सूचकांक भी होता है। दो चीजें, एक परीक्षण भार जिसको अपन अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, टेस्ट वेट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, टेस्ट इंडेक्स या सीड इंडेक्स।
है ना। मैं अगर तुमसे कहूं कि गेहूं के एक दाने का औसत भार 0.04 ग्राम होता है तो बड़ा अजीब सा लगेगा। फिर तुम एक दाना लाओगे, किसी का 0.3 निकलेगा, किसी का 5 निकलेगा, चार बड़ी मुश्किल, फिर तुम मेरे माथे पड़ोगे कि तो गलत लिखा। इसलिए कभी भी एक सिंगल दाने का भार नहीं लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है। कितने दानों का भार? अगर 1000 दानों का भार लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? औसत भार है ना ये। एक बार में नहीं निकालते हैं, 10-15 बार किसी भी जगह से सैंपल लेते हैं, 1000 दाने गिनते हैं, वजन तोलते हैं, फिर सबका जो योग आता है उसमें फिर भाग लगाते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं, है ना। तो हमेशा बराबर आए ऐसा आवश्यक नहीं है। 100 दानों का औसत भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। और 1000 दानों का औसत भार क्या कहलाता है? टेस्ट वेट। बोला तो सही है, मैं लिख उल्टा रहा हूँ। लिख मैं तो कहीं और रहा हूँ, बोल कहीं और रहा हूँ। 100 दानों का औसत भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। और 1000 दानों का भार क्या कहलाता है? तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुम लिखने पे ध्यान देते हो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कम है। अरे मैंने यहाँ लिखा कि 100 दानों का भार सीड इंडेक्स कहलाते, लिख दिया 1000 दानों का भार। तुमको लगा कि सर गलत बोल रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। देख लो, तुम फिर से बता रहा हूँ, 100 दानों का भार सीड इंडेक्स, 1000 दानों का भार टेस्ट वेट, है ना। अभी टेस्ट वेट सीड रेट कैलकुलेट करने में, क्या कैलकुलेट करने में? सीड रेट किसको कहते हैं अपन? बीज दर को। तो बीज दर अपन इसके बाद समझेंगे। अभी अपन क्या समझ रहे हैं? टेस्ट। अब कई बार है ना, लाइन से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। लाइन का मतलब क्या है? एक के बाद एक के बाद एक। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि गेहूं का टेस्ट वेट कितना है। तो अपन एक चार्ट ही बना लेते हैं इसका। बना ले क्या? वेरी गुड। एक तरफ तो क्या लिख दे? फसल। दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? परीक्षण भार। बना लो। इधर क्या लिखेंगे? फसल। इधर क्या लिखेंगे? परीक्षण भार, मतलब 1000 दानों का भार। फिर इधर क्या लिखेंगे? और इधर क्या लिखेंगे? जैसे मैं बताता हूं तुमको। सबसे ज्यादा किसका पूछा जाता है? गेहूं का। गेहूं का 38 से 45 ग्राम हो सकता है ना। अगर गेहूं के 1000 दानों का भार 38 ग्राम है तो उसकी बीज दर 100 किलो होगी। अगर 45 ग्राम है तो उसका 125 किलो होगी, है ना। ऐसा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में लिखा है। पर अपन को कौन सी पीएचडी करना है? दूसरा गेहूं सा का पूछ लेते हैं, है ना। एक बार में पूछे तो 2 ग्राम, रेंज में पूछे तो 2 से 3 ग्राम। फिर तुम्हारी फेवरेट फसल धान का 25 ग्राम। और बासमती धान का 21 ग्राम। ये जेईटी 2023 में पूछा। 22 में क्या पूछा? सरसों का परीक्षण भार कितना है? सरसों का है 3 से 5 ग्राम। अच्छा। फिर 2021 में पूछा बाजरे का परीक्षण भार क्या है? बाजरे का है 5 से 7 ग्राम। वैसे 5 आना चाहिए उत्तर उसका, है ना। कुछ कुछ किताबों में 8 तक लिखा है, पर उसमें दोनों ऑप्शन थे, 5 भी था और 8 भी था। फिर कोई ज्वार का पूछ ले। अब ज्वार में भी देसी ज्वार का परीक्षण भार कम रहेगा और संकर ज्वार का ज्यादा रहेगा। तो देसी ज्वार का 20 से 25 और संकर ज्वार का 25 से 30, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 से 30। अनाज वालों का ज्यादा पूछते हैं। मटर का कितना होता है? लगभग 100 से 125 ग्राम के आसपास। नहीं भूल गया रे यार, कितने दिन हो गए सीट पड़ा है। सोयाबीन, मटर। मटर का 120 से 200 लिख रखा है। और सोयाबीन का 100 से 105। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है ना।
मूंगफली का 200 से 250 ग्राम, सूरजमुखी का 40 से 45। मूंगफली का इतना ज्यादा होता है क्या? 250 ग्राम दाने आ जाएंगे? सूरजमुखी के बीज खाए क्या तुमने कभी? नहीं खाए? आते हैं मार्केट में। मार्केट में बहुत चीज आती है, तो बहुत चीजों के चक्कर मत पड़ अभी। और रिजके का 2.4 ग्राम, है ना, उसका बड़ा स्पेशल टेस्ट वेट लिख रखा कितना वो। हम्म। मक्का का 200 ग्राम। लिख लिया? है जगह अपने पास? ये लो। मक्का 200, पर मक्का भी अलग अलग टाइप की आती है ना, वैरायटी का टेस्ट वेट अलग होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। हर किस्म का परीक्षण भार अलग अलग होता है, ये खाली एवरेज लिख रहे हैं अपन। और रिजका का कितना है? 2.4 ग्राम। अनाज वाली फसलों का ज्यादा पूछता है, बाकी उसका कोई भरोसा नहीं, बीज का आकार देख के समझ जाना, है ना, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर आते हैं, उससे समझ में आ जाता है आपने। जैसे बाजरा सरसों लगभग बराबर है, चारों ऑप्शन देखो, 5 ग्राम के आसपास जो दिक्कत, दो ही लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 5 सरसों, 5 से 7 बाजरा, दोनों में 5 कॉमन है। फिर चना गेहूं से बड़ा है तो चने का ज्यादा आ जाएगा, है ना। मटर और चने का लगभग बराबर, देसी चने का कम होता है, काबुली का। अब मान लो कोई 1000 सीड ले गया अपने से, अपन ने ब्रीडर सीड बनाया, किसी इनका टेस्ट वेट दे दो, 1000 मूंगफली के दाने ले गए, 250 ग्राम मूंगफली यूं ही ले गया वो। तो इसलिए फिर 250 नहीं देते, कितने देते हैं? 100 बीज देते हैं, 1000 नहीं देते। कितने बचा लिए? 920 बचा लिए। इसलिए छोटी फसलों का परीक्षण भार, और बड़ी दानों वाली फसलों का परीक्षण सूचकांक ले। 10 सैंपल दे दो तो 2.5 किलो मूंगफली ले जाए आदमी, अब बीज ही खत्म हो जाए अपने पास। लगा दिया बेटा? अच्छा, हॉर्टिकल्चर में तुमको ये पढ़ा होगा ना, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? हैं? मैं पढ़ा देता हूँ, क्यों चिंता करते हो, दोनों में ही आता है। ये लिख लिया तो बताओ मुझे। चलो। अब दिख रहा है? लिख लिया बेटा? चलो अब देखो, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर। और 1 एकड़ में है? 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़। सब लिखवा दूं कि थोड़ा बहुत लिखूं? सब लिखवा दूं? 1 एकड़ बराबर 0.4047 हेक्टेयर। 1 एकड़ बराबर 43560, 43,560 स्क्वायर फीट, है ना। 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग गंटर्स चेन, है ना।
बस बहुत है मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा। हाँ। हाँ, फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे थोड़ी देर में, तो मुझे पता है। ये सब सिंचाई में पढ़ा देता हूँ मैं। जब वहाँ पानी नापने की बारी आती है ना, सब पढ़ाता हूँ, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की सभी राशियां। पर मैंने 2-3 बैच में पढ़ाया तो बच्चे यूं कहते हैं कि सर ये फालतू चीजें पढ़ा रहते हमारे काम की तो पढ़ाते नहीं है। बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है आजकल, टीचर्स कम टैलेंटेड बच्चे भी जाते हैं। बच्चों को लगता है कि सुपरवाइजर नहीं बन पाए इसलिए टीचर बने हैं। देखो, है खतरनाक। मेरे से पूछते भी बहुत सारे कि सर आप सुपरवाइजर का पेपर नहीं देते हो क्या। मैंने कहा यार मुझे राजस्थान जी के आता नहीं है। फिर अच्छा ठीक है फिर तो। अच्छा, उनकी गलती नहीं है, बहुत जगह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही पढ़ा रहे हैं। वो तो अपने यहाँ रॉयल में जबरदस्ती इतने सारे टीचर रख रहे, एग्रोनॉमी के 4-5 रख लिए, हॉर्टिकल्चर के 3-4। जरूरत एक ही आदमी पढ़ाता सब कुछ। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइंस। फिर पता चले वो सर खुद ही अपने साथ दे रहे पेपर, उधर जाए। उनकी भी तैयारी, तुम्हारी तैयारी। चले आगे। अब देखो, एक शब्द आता है R x R। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कतार से कतार की दूरी। एक शब्द आता है P x P, पौधे से पौधे की दूरी। जब एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? R x P, मतलब पहले कतार से कतार की दूरी और फिर पौधे से पौधे की दूरी। अब हॉर्टिकल्चर वाले यूं कहते हैं कि प्रति हेक्टेयर अगर हमको पौधे निकालना है तो 10,000 में R x P का भाग लगा दो। पर ये R x P काय में लेना आपको? मीटर। अपने एग्रोनॉमी में आए तो सेंटीमीटर बिना काम ही नहीं चलता। गेहूं की दूरी 20 × 10 सेंटीमीटर, मक्का की 60-25 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ गड़बड़ आती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ सेंटीमीटर हो तो 10,000 में एक बार और 10,000 का गुणा कर दो। कितनी बार लिखना है? 2 बार। फिर लगा दो R x P सेंटीमीटर वाला। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4 जीरो लगा दो। फिर से बताऊं क्या? इधर बता दो। एक वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो लगाते हैं। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4 जीरो लगाते हैं। घन मीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए 6 जीरो लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदल। तो एक बार 10,000 और गुणा कर दे। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि यदि गेहूं में 20 × 10 सेंटीमीटर की R x P पर पौधे लगाए गए हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे? करो, देखो सवाल देखें। सवाल समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? R x P कितनी है? 20 × 10 सेंटीमीटर, तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आना चाहिए? कितने आना चाहिए? अरे कितने आएंगे? सॉल्व करो फटाफट। बोले सर ये काम मत करवाओ हमसे। 50 पौधे? तो एक पौधा यहाँ लगाए, फिर एक वहां 10 मीटर वहां जाके। देखो, जीएल सर एक दिन आए थे, उन्होंने यूं कहा था कि अपने जितने बच्चे पढ़ रहे केवल 10% ही सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो यार। देखो, ये वाला सूत्र लगेगा क्योंकि सेंटीमीटर लिखा है ना।
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 20 × 10, एक दो, एक दो, ये 100 को काट दूं तो ये हो जाएगा 50, 5 लाख पौधे। अब 5 लाख पौधे उगाने के लिए कितने बीज चाहिए? 5 लाख बीज चाहिए। 1000 बीज का भाग 40 ग्राम है। 1000 बीज का भार गेहूं में, 10,000 बीज का 400 ग्राम, 1 लाख बीज का 4 किलो, 5 लाख बीज का 20 किलो, ऐसे आ जाती है बीज दर। पर हमेशा 100% पौधे अंकुरित हो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? 100% भौतिक शुद्धता हो ऐसा भी जरूरी। तो फिर बीज दर का अपने को सूत्र लिखना पड़ेगा। ये कुछ लिखना है इसमें से? क्या नहीं लिखना है? चलो, तो बीज दर का सूत्र लिखो। बीज दर का सूत्र बहुत बड़ा है ना। टेस्ट वेट गुणा 10,000 गुणा 10,000। अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो एक और बार 10,000, पर मीटर में लेना हो तो इसको नहीं ऐड करेंगे। बटे R इंटू पी। पीपी मतलब भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। जीपी जर्मिनेशन परसेंट, गुणा 100 गुणा 100। समझना है ही नहीं, इसको याद करना है। हाँ, जिनके समझ में नहीं आता ना उनको सुपरवाइजर नहीं बनाते वो लोग, ये याद रखना जिंदगी में। भले बुरा लगे अच्छा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर जिनको समझ में नहीं आता ना उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं देते। जिम्मेदारी का काम है, लगाएंगे तो सुपरवाइजर, काम दूसरा दे देंगे तुमको बहुत सारा कीमती। हाँ, जनगणना का काम दे दे तुम, एक आदमी के एक बच्चा 10 लेके आओ, क्या भरोसा तुम्हारा? ये अपने ध्यान रखना है कि अगर R इंटू पी मीटर में है तो ये सूत्र बनेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो फिर क्या बनेगा? ऊपर एक 10,000 और लगाएंगे। अब एग्रीकल्चर वालों की ये समस्या है, जीरो जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी धड़कनें बढ़ती जाती है। हालांकि वो तो बोर्ड पे लिखे हैं फिर भी टेंशन में आते हैं कि इसका क्या करेंगे। है नीचे एक एक जीरो और आना चाहिए। 1,000, यहाँ बढ़ा लो एक एक जीरो, है ना? अरे अभी इनको सबको काट देंगे अपन, छोटा सा हो जाए मामला। लिख लिया क्या तुमने? बोले इतनी सारी जीरो लगा दी, हम नहीं लिख रहे आज। लिख लो यार। चलो कर लिया। छोटा करो इसको, उड़ा दो। कितनी जीरो बची? 3 और 3 6, 4 और 2 6, ये लो। क्या बच गया? ये लो, इतना सा सवाल बचा, है ना? कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा ना? समझना नहीं है, ये फॉर्मूले है, इनको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। तो पूरा फॉर्मूला याद करोगे तो पूरी पिक्चर समझ में आएगी। आधा अधूरा काट पीट के याद करोगे, अगर फॉर्मूला ही पूछ लिया एग्जाम में तो निपट जाओगे। इसलिए पूरा लिखवा रहा हूं। अब देखो कैसे निकालते हैं। मान लो गेहूं के
1000 दानों का भार, TW को हम क्या कहते हैं बेटा? परीक्षण भार। तो ये TW का मतलब क्या है? 1000 दाना। RP का मतलब समझते हो क्या होता है? पौधे और कतार की दूरी, कतार से कतार इंटू पौधे से पौधे की दूरी, है ना? इसको कहते हैं फसल अंतरण। क्या कहते हैं? पीपी को फिजिकल प्यूरिटी या भौतिक शुद्धता कहते हैं। अपन ने पढ़ा था बीज में कचरा भी होता है ना? तो शुद्धता भी मायने रखती है बीज दर में। और जीपी मतलब अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन परसेंट। तो अगर कोई सवाल देगा तो अपने को कितनी चीजें बताएगा वो? 4 चीजें। मान लो किसी ने कहा कि गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम है, कितने ग्राम है? तो अपन इस सूत्र में TW की जगह क्या लिख देंगे? 40। फिर उन्होंने कहा फसल अंतरण है 20 गुणा 10 सेंटीमीटर, कितना है? भौतिक शुद्धता 100% है, कितनी है? अंकुरण भी 100% है। अब बचा तो खाली जीरो वाला सिस्टम। ऊपर कितने जीरो है? 4, 8, 12। क्या कर दूं? 10 की घात 12। ठीक है। नीचे कितने जीरो है? 3 और 3 6। 10 की घात 6। मैं ये 6 उड़ा दूं और यहाँ कितनी बचेगी? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कितनी बची? क्या आंसर आया? 40। ये भी उड़ जाएगा। 40 बटे कितने किलो आई? अभी अपन ने निकाली थी तो भी कितनी आई थी? अभी तो बताया था मैंने। 1000 दानों का भार कितना है? 40 ग्राम। कितना है? 10,000 दानों का। बत्ती नहीं जलती, बताओ यार। 1000 दाने कितने ग्राम के बेटा? 40 ग्राम के। 10,000 दाने कितने ग्राम के हो जाएंगे? हैं? पक्का? 400 ग्राम। और 1 लाख दाने? 4,000 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम। 5 लाख दाने? 4 गुणा 5 बराबर 20 किलो। सीधे सीधे तो आ जाएगी। पर मान लो अंकुरण प्रतिशत 80 कर दिया, भौतिक शुद्धता 95 कर दी, तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र लिखा हुआ है ना? चलो। ये ऑप्शन नहीं बना हुआ है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसके 71 नंबर थे और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि 72 वाले का। तो तुम ध्यान रखना ई ऑप्शन में। अरे भाई, पिछली बार कितने लोगों ने परीक्षा दी सुपरवाइजर की? 1.25 लाख लोगों ने। इतने फॉर्म भरे थे। वो परीक्षा कब हुई थी? 2023 में आई थी वो वैकेंसी, 24 में एग्जाम हुई। फॉर्म कब भरे थे उसके? 23 में ही भरे होंगे, है ना? अब 23 में जो पास हुए वो, प्लस जो सुपरवाइजर नहीं बने वो सब बचे। कितने बने उसमें से? 400 बने। मतलब 1,25,000 में से 400 बन गए तो 1,24,600 उसमें से बचे हुए अभी। उसके बाद पिछले 2 सालों में कितने लोगों ने, कम से कम 10-1 हजार लोग तो और बढ़ेंगे। अच्छा, पहले बाहरी राज्य वालों को मालूम ही नहीं था कि सुपरवाइजर हम भी बन सकते हैं, जनरल कोटे में फाइट कर सकते हैं वो। अब वो भी उनको पता चल गया कि अभी 14-15 हजार तो 2 ही साल मिलेगी, फिर 25 और फिर बढ़ते बढ़ते 40-45 तक मामला पहुंच जाए। तुम बताओ, मैं कोई बेरोजगार हूँ, BSc MSc करके बैठा हूँ, मुझे घर खर्चा चलाना है, मैं अगर सुपरवाइजर बन जाता हूँ, 15,000 रुपए महीने आ रहे हैं, तो मैं AO डबल ए तैयारी नहीं करूंगा क्या? वो सब लोग अपने कंपटीशन में। तो ये जो ई ऑप्शन वाले हैं ना, इनके तो पहले ही सिलेक्टेड है मामला। मैं तुमको फिर बता, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, कई लोगों को बुरा भी लगता है। ज्यादातर लोग इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि अभी उनके घर वाले खेतों में काम करवाते, उससे अच्छा कि साल भर और निकाल दिया जाए। हाँ, गलत बात है। सच कह रहा हूं मैं। जो आदमी दिन रात मोबाइल चला रहा है, जो आदमी पढ़ाई का बिल्कुल लोड ही नहीं ले रहा है, जो आदमी अपने पड़ोसी से कह रहा है कहीं दम वाली बात नहीं है, तुम सोचो क्या वो सुपरवाइजर बन जाएगा इतने कंपटीशन में? 1.5 लाख में से अभी भी 1,000 ही सिलेक्ट होंगे, 1,49,50,000 फिर वापिस।
अगली बार तो जिनको एक दो अटेम्प्ट हो गए उनके तो अकल आ गई है कि हाँ यार ये भारी मामला है, इसको हल्के में नहीं लेना। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो अभी घर वालों को भी कह सकते हैं, एक बार में तो किसी का ही नहीं होता। 12वीं पास बच्चे सुपरवाइजर बन जाते हैं, तुमको पता है हो, सेल्फ स्टडी करके। क्यों? क्योंकि उनके उनके अंदर आग है, उनको नौकरी करना ही है, उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। अपना गोर्धन गाडरी बन गया था सुपरवाइजर, पर वो खाली हाथ थोड़ी बैठा, अब तो एफएसओ बन गया वो। सुपरवाइजर का के लिए बना था कि घर चल पाए, बाकी अल्टीमेट तो गोल कुछ और ही था। तो ऐसा ध्यान रखना अपने को, एक भी क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे तुमने करा, ज्यादा ई ऑप्शन पे गए तो फिर FGHIJKLM हो जाएगा तुम्हारा सब। चलो ठीक है, ये लिख लिया सूत्र। अब जब मैंने सूत्र पढ़ा था ना तो मुझे याद नहीं हुआ था, जैसा अभी तुमको भी नहीं हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है अपन ने? सिर्फ टेस्ट वेट, इसके अलावा खाली जीरो जीरो है। अगर मीटर में है तो 2 बार 10,000 और सेंटीमीटर में है तो 3 बार 10,000। नीचे तीन चीजें लिखी हुई, RP GP PP, 2 बार 1000 1000। ठीक है, चाहे मीटर में तो भी 2 बार, चाहे सेंटीमीटर में तो भी 2 बार। क्लियर मामला? वेरी गुड। अब बुआई की विधियां बची है इस चैप्टर में अपनी, लिखो हेडिंग बुआई की विधियां। बीज दर का कोई सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, पर मुझे ये डाउट रहता है कि अगर फॉर्मूला भी पूछ लिया ना, कैसेट उलझ जाएगी, और तुम्हारी कैसेट ऑलरेडी उलझी हुई है मैथ्स के मामले में। पिछली बार एक सवाल पूछा था पता है, कि एक किसान अपने 15 हेक्टेयर के खेत में नाइट्रोजन देना चाहता है, याद आया? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। आंसर बताओ। अगर कोई आदमी का 1% भी दिमाग चलता ना तो सीधे डी आंसर लगा के आ जाता बिना कैलकुलेशन। उसमें लोग उत्तर लगा के आ रहे 309 किलो यूरिया देंगे, 1500 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। बताओ इस आदमी को सुपरवाइजर बना दिया तो ये क्या करेगा? पूछा है कि नहीं पूछा बताओ? सीधे उत्तर लगाना है 3255, पर इतना भी नहीं चलता। तो फिर यार वो तो सरकारी नौकरी है, उसकी जगह दूसरी ओपन मार्केट कहीं भर्ती में लग के देखो एक बार कोशिश करके, LDC वगैरह, क्लर्क वगैरह, भेरू बन जाओ। इतना तो सिलेबस ही है खाली। तो अपने पास मौका है, अपने पास व्यवस्था है, बन जाओ, है ना? पड़ोसियों के चक्कर में कितने ही बर्बाद। कई सारे लोग आते, एक डूंगरपुर का एक हनुमानगढ़ का, दोनों दोस्त बने, 4 महीने खूब ऐश करी, इधर उधर उधर घूमे भटके, मोबाइल चलाया, खूब मजे करे। और जब दोनों की एग्जाम हो गई, दोनों मिले ही नहीं। अब उनको 10 साल हो गए मिले। बोले कोई लड़का था तेरे साथ? बोले हाँ था तो सही यार। किसके चक्कर में बर्बाद हुआ? जिसको जानना ही नहीं है भविष्य। तो ये नकली दोस्ती है बेटा, बेरोजगारी की दोस्ती किसी काम में नहीं आती। चलो खैर, तुम खुद ही बड़े बड़े, तुम ही ज्ञान बांटते रहते हो एक दूसरे को। मेरे ज्ञान की आवश्यकता खत्म हो गई दुनिया में। अच्छा, इस बार का जो टेस्ट पेपर आएगा ना उसमें थोड़े लेवल बढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2024, है ना? और अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो मैं मेरी तरफ से निजी एक पत्र लिखूंगा घर वालों को, है ना? उससे क्या होगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा और तुम थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे। वेरी गुड, थैंक यू। आज कितनी तारीख है?